मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटलिज्म इन थैचरिज्म एंड इकोनॉमिक्स। बेसिकली ये बीएलए थर्ड ईयर का टॉपिक है जो कि पॉल साइंस में आता है हमारे। इसकी मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी इस वाले आंसर्स को लिखने में, क्योंकि ये आता ही आता है पेपर में और एटलीस्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता ही आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। तो जानते हैं क्या होता है कैपिटलिज्म। तो पहले कैपिटलिज्म जानेंगे कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ फीचर्स जानते हैं जो हम पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। बीएलए थर्ड ईयर में जरूर आता ही आता है क्वेश्चन पॉल साइंस में। उसके बाद हम जानेंगे थैचरिज्म के बारे में और इकोनॉमिक्स के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में और इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? तो कैपिटलिज्म देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस। तो कैपिटलिज्म क्या है? कैपिटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पे सारे मीन्स ऑफ या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, वो कौन ओन करता है, कौन कंट्रोल करता है? वो प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस कंट्रोल करती है। बेसिकली गवर्नमेंट का इसमें बहुत ही कम इंटरवेंशन होता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि क्या फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम सोशलिज्म की बात करें, कैपिटलिज्म का डायरेक्ट ऑपोजिट होता है सोशलिज्म। तो सोशलिज्म होता क्या है? सोशलिज्म जैसे कि चाइना में देखा जा सकता है, जो सोशलिज्म होता है वहां पे सारी जो इकोनॉमी होती है वो कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। तो सब कुछ किसके हाथों में होता है? सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज मीन्स ऑफ एक्सचेंज जो भी होता है वो सब कुछ किसके हाथों में होता है? वो गवर्नमेंट के हाथों में होता है। लेकिन कैपिटलिज्म सोशलिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेशन कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो होती है वो बहुत कम होती है। अब कुछ फीचर्स जानते हैं कैपिटलिज्म के। तो पहला फीचर है यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मतलब यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, प्राइवेट बिजनेसेस ओन कर सकते हैं लोग अपने हिसाब से। मार्केट इकोनॉमी, सेकंड फीचर इसका मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? जो मार्केट की जो इकोनॉमी होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जितना कम डिमांड होगा प्रोडक्शन उतनी डिक्रीज हो जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पे इसकी मार्केट इकोनॉमी डिपेंड करती है। फिर तीसरा है कंपटीशन इन द मार्केट। जो मार्केट में कंपटीशन होता है वो बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। जैसे कि कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर यूएसए में देखी जाती है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा तगड़ा देखा जाता है, बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के बहुत अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स देखे जाते हैं और जो कि उसी सेम प्राइस पे उसको कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखा जा रहा होता है। फिर प्रॉफिट मोटिव है। यहाँ पे बेसिकली कैपिटलिज्म क्यों होता है? क्योंकि जो बिजनेस क्यों स्टेब्लिश करते हैं? क्योंकि जो बिजनेस है उसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। उसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, तभी वो बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं अपना। फिर अगला गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन सबसे कम होती है, यहाँ पे बहुत लेस देखी जाती है, ना के बराबर देखी जाती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, क्योंकि पूरा का पूरा ये जो है ये ओन एंड कंट्रोल कौन करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशन ओन कर सकती है। अगला कैपिटल एक्यूमुलेशन। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है या कॉर्पोरेशंस है वो कैपिटल को एक्यूमुलेट कर सकती है, ले सकती है अपने अंडर में पूरा पूरा। जैसे कि सोशलिज्म में हमने देखा था कि जो हमारी जो कैपिटल है वो सारी गवर्नमेंट के हाथों में होती है, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं ओन कर सकता। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो कैपिटल है, जो भी हमारा वेल्थ है, वो सब कुछ कैसे कौन एक्वायर कर सकता है? वो प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है और कॉर्पोरेशन भी कर सकती है। लास्ट है वेज लेबर। तो वेज लेबर मतलब कि जैसे कि अगर हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म में जो लोग जैसे कि जॉब कर रहे होते हैं, कई लोग है ना, किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं, किसी बिजनेस के अंदर जॉब करते हैं, एज अ लेबर जॉब करते हैं। तो यहाँ पे वेज लेबर देखा जाता है कि वो अपने वेजेस के अकॉर्डिंग जो है लेबर कर रहे होते हैं। तो वेज लेबर का कंसेप्ट यहाँ कैपिटलिज्म में देखा जाता है। अगला ये बेस होता है लेजर फेयर पे। लेजर फेयर क्या होता है? लेजर फेयर बेसिकली लिखा है लेट इंडिविजुअल्स बी फ्री, लेस इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो लेजर फेयर का कंसेप्ट ये है कि जो इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दो। तो लेजर फेयर यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो होगी वो बहुत ही कम से कम होगी। तो लेजर फेयर यहाँ पे देखा जाएगा। अगला कैपिटलिज्म इज बेसिकली अपोजिट ऑफ सोशलिज्म। कैपिटलिज्म क्या है? बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है सोशलिज्म का। तो कैपिटलिज्म में अभी हमने जाना कि कैपिटलिज्म होता क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कैपिटलिज्म इन थैचरिज्म एंड इकोनॉमिक्स। तो कैपिटलिज्म, थैचरिज्म और इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है, इसका क्या रिलेटेड है, तो ये जानते हैं।
तो पहले थैचरिज्म के बारे में समझते हैं। अब जो कैपिटलिज्म था, हमने जाना कि प्राइवेट ओन करते हैं, प्राइवेट कॉर्पोरेशन या प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं प्रॉपर्टी को। तो अब ये जो कैपिटलिज्म था ये फैला धीरे धीरे करके। तो ये पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एक यूके ब्रिटेन में हुई थी 1980 के टाइम पे, और दूसरी इसकी शुरुआत हुई थी यूएसए में। ठीक है, तो पहले जो इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी यूके ब्रिटेन में। तो यूके ब्रिटेन में कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई थी थैचरिज्म जिसके नाम से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या था, इसकी पीछे की स्टोरी। तो कैपिटलिज्म इन 1980s इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो 1980s में कैपिटलिज्म शुरू हुआ था उसके बारे में, उसको मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है बहुत इजीली समझने के लिए कि क्या क्या हुआ था। तो बेसिकली इसमें टोटल मैंने 4 से 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया, ये समझ आ जाएगा कि क्या हुआ था ब्रिटेन में। एक्चुअली में पूरी हिस्ट्री है इसके पीछे की। सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे 1930 में दे रखा है कि जो ब्रिटेन की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन में चल रही थी। बहुत ज्यादा डिप्रेशन था, पॉवर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल रखा था, इन्फ्लेशन प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, गरीबी बहुत बढ़ गई थी पूरे देश में। अब ये हुआ जो था ये 1920s की वजह से हुआ था, क्योंकि 1920s में जो ब्रिटेन की इकोनॉमी थी वो स्टैगफ्लेशन के अंदर हो गई थी। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? जब हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को कंबाइन कर देते हैं तो वो स्टैगफ्लेशन बन जाता है। ठीक है, तो अब जो इकोनॉमी थी वो बहुत डूब गई थी। रिसेशन मतलब डूब जाना, ठीक है, डिप्रेशन में आ जाना, इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान होना। तो ये हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्टैगफ्लेशन एक्सपीरियंस कर रही थी 1920s के टाइम से। फिर दूसरा क्या हुआ? दिस लेड टू अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। अब यहाँ क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से क्या हुआ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, पॉवर्टी जो थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है यहाँ पे ना, एक बंदा है किनेसिन के आइडियाज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। किनेसिन की थ्योरी थी द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये किनेसिन की थ्योरी थी, ये बहुत ज्यादा उस टाइम पे उसमें आई। ठीक है, तो ये जो थ्योरी थी ये बेसिकली गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करती थी कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना चाहिए। और कैपिटलिज्म क्या कहता है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, बहुत लेस होनी चाहिए। तो अब इसकी जो आइडियाज थे ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ गए। ठीक है, तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें होता क्या है बेसिकली? तो ये पूरा थर्ड पॉइंट है। तो इकोनॉमी इज ड्राइवन बाय एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो थ्योरी है ये मानती है जो हमारी इकोनॉमी है वो किससे ड्राइव होती है, कैसे चलती है? वो एग्रीगेट डिमांड, जो टोटल ओवरऑल डिमांड है उससे चलती है हमारी इकोनॉमी। तो ये कहता है कि ड्यूरिंग इकोनॉमिक टर्न डाउन मतलब डिप्रेशन मतलब डूब जाना इकोनॉमी का, या फिर बहुत पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट ये सब बढ़ जाना। तो जब अगर इकोनॉमी जो है टर्न डाउन है, बहुत ही रिसेशन में चल रही है, डिप्रेशन में चल रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को जो है एक्टिवली इंटरवेन करना चाहिए, एक्टिवली घुसना चाहिए मार्केट में। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ा दे लोगों के ऊपर। ठीक है, जॉब्स अपॉर्चुनिटी वगैरह सब प्रोवाइड करे, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ जानी चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, टैक्सेस को कम कर दे गवर्नमेंट इस टाइम पे, टैक्सेस को कम करेगी। तो जो बिजनेस या कॉर्पोरेट जो टैक्सेस, इसकी थ्योरी बेसिकली ये कहती है टैक्सेस को कम क्यों करेगी? जो कॉर्पोरेट या बिजनेसेस जो अपने टैक्स पे करते हैं ना, उसके अगर हमने टैक्स को कम कर दिया है तो उनके टैक्सेस तो बच जाएंगे। उस टैक्सेस को क्या करेंगे, उस पैसे को क्या करेंगे? वो दोबारा अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्ट करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा? अब वो जो इतना प्रोड्यूस कर रहे थे, अगर उन्होंने पैसे को दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया अपने ही बिजनेस में, तो पैसे बढ़ गए तो प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन करने के लिए कौन चाहिए? इंसान चाहिए, लोग चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी वहां पे। तो ये थ्योरी ये कहती थी कि टैक्सेस को कम करने से क्या होगा? जॉब्स बढ़ेगी। तो टू क्रिएट जॉब्स, टैक्सेस को कम क्यों करना है? जॉब्स बढ़ाने के लिए, ताकि इकोनॉमी वापस जो नीचे चली गई है वो वापस ऊपर आ पाए। उसके बाद ये इसने कहा था इकोनॉमिक टर्न डाउन में, लेकिन इकोनॉमी अगर बूम कर रही है, ऊपर है, मतलब अच्छी खासी चल रही है इकोनॉमी, बहुत अच्छे पीरियड में चल रही है। ठीक है, तो इस पूरे का ये जो है इस पूरे का ऑपोजिट कर देंगे। ऑपोजिट में क्या करेंगे? टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन को, प्राइसेस की महंगाई जो बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए टैक्सेस को बढ़ा देंगे। तो ये आइडिया जो थी ये प्रैक्टिस में चल रही उस टाइम पे, और ये अडॉप्ट भी कर ली वहां पे यूके की गवर्नमेंट ने उस टाइम पे। फिर क्या हुआ? 1970 में देखा गया कि इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए ब्रिटेन में दोबारा से। जो इकोनॉमी थी वो बहुत ग्रेट डिप्रेशन में चली गई, स्टैगफ्लेशन आ गया वहां, इन्फ्लेशन तो था ही, अनएम्प्लॉयमेंट था ही, बहुत ज्यादा बढ़ गया था इस टाइम पे। अब इसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पे क्रिटिसिज्म होने लग गया किनेसिन के आइडियाज की, जो इसने जो आइडियाज दिए थे, इसकी जो थ्योरी अप्लाई की, अप्लाई करके तो और इकोनॉमी डिप्रेशन में ही चली गई। तो ये आ गया।
तो अब क्या हुआ, इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे इलेक्शन होता है ब्रिटेन में, इलेक्शन होते हैं ब्रिटेन में। तो यहाँ पे ब्रिटेन में इलेक्शन हुए, तो यहाँ पे पीएम ऑफ यूके, जो नया प्राइम मिनिस्टर चूज हुआ यूके का, उसका नाम था मार्गरेट थैचर। ये जो नाम है मार्गरेट थैचर, ये जो मार्गरेट थैचर है, ये क्या करती है, ये जब अपॉइंट होती है तो ये बिल्कुल क्रिटिसाइज करती है किनेसियन की थ्योरी को। अब क्या करती है, ये जब अपॉइंट होती है, ये क्या करती है, तो अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आती है, अपनी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उन सब में ये चेंजेस लेकर आती है। तो यही जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर रही है, इकोनॉमिक चेंजेस कर रही है अपनी यूके के उसमें पूरी पॉलिसीज में, उसी का नाम है थैचरिज्म, क्योंकि मार्गरेट थैचर ने कुछ चेंजेस लेकर आई, तो उसी का नाम पड़ गया थैचरिज्म। अब चेंजेस क्या क्या लेकर आई है, तो देखा हमने कि इलेक्शन हुए थे मार्गरेट थैचर के, ठीक है, 1979 में इलेक्शन हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट अपॉइंट हुई मार्गरेट थैचर, इसने कुछ चेंजेस लेकर आई है, ठीक है, ये कुछ चेंजेस लेकर आई। तो इसी की जो चेंजेस थे, इसकी जो आइडियोलॉजी थी, इसके जो आइडियाज थे इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करने के, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के, उन्हीं पॉलिसीज को कहा गया थैचरिज्म। तो अब थैचरिज्म की बात कर रहे थे अभी हम। तो इलेक्शन हुए थे मार्गरेट थैचर के 1979 में, तो ये कुछ पॉलिसीज लेके आई, तो इसने कुछ काम किए, जो इसने काम किए वो कुछ पॉइंट्स में है। पहला, ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज लेके आई। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब चेंजेस, ट्रांसफॉर्म करना, पॉलिसीज को ट्रांसफॉर्म करना। तो इसने ट्रांसफॉर्म क्या किया पॉलिसीज में, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज में उसने ट्रांसफॉर्म क्या किया, तो इसने क्या किया, गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस कर दिया, गवर्नमेंट के रोल को कम से कम कर दिया। जो किनेसियन के आइडियाज थे वो कहते थे कि गवर्नमेंट का रोल जो है वो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने गवर्नमेंट के रोल को ही रिड्यूस कर दिया। दूसरा काम क्या किया इसने, मार्केट को फ्री मार्केट कर दिया, कि जहां पे गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम हो वो होती है फ्री मार्केट। तो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसीज लेके आई। दूसरा, डीरेगुलेशन किया इसने। क्या किया, डीरेगुलेशन मतलब जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन होती है बिजनेसेस पे, कॉर्पोरेशन पे, मार्केट फोर्सेस पे, उन सबको क्या करना, डीरेगुलेट मतलब उसको उल्टा कर देना, रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर देना। तो डीरेगुलेशन लेकर आई है, ठीक है, अपनी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को कम कर दिया, लिबरल किया थोड़ा बहुत। उसके बाद टैक्सेस को कम कर देना, टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया। मार्केट की जो जितने भी बिजनेस है, कॉर्पोरेशन के टैक्सेस भी करने पड़ते थे इनको, उन टैक्सेस को इसने क्या किया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, स्पेशली थैचरिज्म में। जो मॉनेटरी पॉलिसी थी वो पूरी उसने अपने हाथों में ले ली। मनी की जो सप्लाई थी, मनी सप्लाई या मनी का जो कंट्रोल था मार्केट के अंदर, किस हिसाब से मनी जा रही है मार्केट में, ये पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तो बेसिकली जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस क्या लाए कि इंटरेस्ट रेट को बहुत ज्यादा हाई कर दिया। इंटरेस्ट रेट को हाई करने से क्या होगा, अगर हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई होंगे तो लोग लोन नहीं लेंगे तो पैसे नहीं आएंगे मार्केट में, तो जो इन्फ्लेशन होगी धीरे धीरे करके कम होगी। लेकिन अगर वही उल्टा, अगर बैंक रेट्स बहुत लो कर देती अगर ये, तो क्या होता, लोग बहुत ज्यादा लोन लेते मार्केट से, बैंक से बहुत ज्यादा लोन लेते, तो लोन लिया, कैश जो है मार्केट में ओवरफ्लो कर जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। तो इसने सबसे पहले क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हाथों में लिया, जिसमें इसने इंटरेस्ट रेट जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। इंटरेस्ट की रेट बढ़ाने की वजह से इन्फ्लेशन जो थी वो डिक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन जो थी वो वापस अपने लेवल पे आ गई, मतलब नीचे कम हो गई इन्फ्लेशन, महंगाई कम करी। तो मेन फोकस इसका जो था वो इन्फ्लेशन पे ही था कि इन्फ्लेशन को कैसे कम करना है। फिर रिजेक्टेड किनेसियन की आइडियोलॉजी, किनेसियन के जो भी आइडियाज थे, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको मार्गरेट थैचर ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। फिर थैचर एम टू मास्टर इन्फ्लेशन बाय कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। थैचर का जो मेन एम था, मार्गरेट थैचर का एम जो था वो बेसिकली क्या था कि इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना, ठीक है, कैसे लेके आना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, मॉनेटरी पॉलिसी को अपने हाथों में लेकर के मनी सप्लाई को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना। और इसने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन भी क्या किया, इंक्रीज कर दिया, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया। उसके बाद आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज डेवलप्ड बाय मार्गरेट थैचर टू रिड्यूस इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ब्रिटेन वर कॉल्ड थैचरिज्म। जो भी आइडियाज या आइडियोलॉजी थी मार्गरेट थैचर की, जो भी पॉलिसी में चेंजेस लेकर आई, जो भी इसकी आइडियोलॉजी थी, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम चल रही थी ब्रिटेन में उस टाइम पे, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसी आइडियोलॉजी को हम कहते हैं थैचरिज्म। इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसमें मैंने थैचरिज्म और इकोनॉमिक के बारे में बताया है, उसके फीचर्स बताए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा बेसिकली वो बताया है। थैंक यू एवरीवन।